हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर सेकंड, जिसका पार्ट है 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैप्टर है सेकंड, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से, जिसमें हम पढ़ेंगे आज प्रत्ययोजन, डेलीगेशन। क्या है प्रत्ययोजन? तो पदानुक्रम का सिद्धांत, इसके लिए सिद्धांत प्राधिकार की एक निरंतर श्रृंखला से संगठन के भिन्न स्तरों और स्तरों के साथ बांध देता है। इस सिद्धांत का मर्म है प्राधिकार का प्रत्ययोजन। अर्थ क्या है इसका? निम्नलिखित परिभाषाएं प्रत्ययोजन का अर्थ बताती है। मुने कहते हैं प्रत्ययोजन का अर्थ है उच्चतर से निम्नतर प्राधिकार के विशिष्ट प्राधिकार को पहुंचाना। टेरी कहते हैं प्रत्ययोजन का अर्थ एक कार्यकारी या सांगठनिक इकाई से दूसरी तक प्राधिकार को पहुंचाना है। मिलिट कहते हैं प्राधिकार के प्रत्ययोजन का अर्थ कम या अधिक विस्तार से दूसरों को काम सौंप देने भर से कहीं अधिक है। यानी प्रत्ययोजन का तात्पर्य दूसरों को निर्णायक अधिकार देने, उनके कार्यों की रूपरेखा में विशेष समस्याओं का समाधान करने में, उनके मूल्यांकन का प्रयोग करने में है। जैसा कि मोहित भट्टाचार्य ने शानदार विश्लेषण करके बताया है। क्या विश्लेषण बताया इन्होंने? तो इन्होंने प्रत्ययोजन की किसी योजना के 4 लक्षण होते हैं। क्या कहा है कि प्रत्ययोजन के किसी भी योजना के लिए कितने लक्षण होते हैं? 4 लक्षण होते हैं। सबसे पहला है श्रेष्ठतर, यानी प्रत्ययोजक द्वारा अधीनस्थ यानी प्रत्ययोजित को कार्य सौंपा जाना। सेकंड है प्रत्ययोजक द्वारा प्रत्ययोजित को उसके कामों के ढांचे के भीतर प्राधिकार प्रदान करना। थर्ड है एक बाध्यता का निर्माण, यानी प्रत्ययोजित काम पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है प्रत्ययोजित द्वारा उनके अधीनस्थों को बाध्यता का प्रत्ययोजन नहीं होता। यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्रत्ययोजन की कोई भी योजना प्रत्ययोजक के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत होती है। इसके अलावा एक बार प्राधिकार सौंपे जाने के बाद प्रत्ययोजक द्वारा बढ़ाया, घटाया या वापस नहीं लिया जा सकता। प्राधिकार सौंपते समय प्रत्ययोजक ना तो अपना निर्णायक प्राधिकार स्थानांतरित करता है और ना ही अपनी जिम्मेदारी का परित्याग करता है। संक्षेप में कहें तो प्रत्ययोजन किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए किसी श्रेष्ठतर द्वारा अधीनस्थ को प्राधिकार का सौंपा जाना है। फिर भी प्रत्ययोजक के पास प्रत्ययोजित प्राधिकार मौजूद होते हैं, लेकिन इसके प्रयोग की आज्ञा प्रत्ययोजित को मिल जाती है। इस प्रकार प्रत्ययोजन का दोहरा चरित्र है। इस परिप्रेक्ष्य में टेरी टिप्पणी करते हैं कि यह अन्य लोगों के साथ साझा ज्ञान को प्रदान करने जैसा है, जो फिर उस ज्ञान के स्वामी बन जाते हैं। आपके पास भी वह ज्ञान बना रहता है। फिर भी एमपी फॉलेट है वो प्रत्ययोजन की अवधारणा को सांगठनिक प्रशासनिक विचारधारा का एक मिथक मात्र मानती हैं। वे मानती हैं कि प्राधिकार काम से जुड़ा होता है और उसी के साथ रहता है। प्राधिकार किससे जुड़ा होता है? काम से जुड़ा होता है और उसी के साथ रहता है। इस तरह जो काम करता है उसके पास प्राधिकार होना चाहिए, चाहे उसके श्रेष्ठतर को यह पसंद हो या ना हो। चूँकि प्राधिकार का नाता कार्य जिम्मेदारी से होता है, इसलिए इसे प्रत्ययोजित नहीं किया जा सकता। यह कथन है कि प्राधिकारी का प्रत्ययोजन एक अव्यावहारिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने बल देकर कहा प्राधिकार को अनिवार्य रूप से कार्यात्मक होना चाहिए और कार्यात्मक प्राधिकार अपने साथ जिम्मेदारी को जोड़ते रहता है। यानी इसमें कहने का क्या मतलब है कि एमपी फॉलेट क्या कह रही हैं
कि प्राधिकार जो भी है वो काम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? काम से। यानी प्राधिकार का मतलब ही क्या है? जिम्मेदारी। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जिम्मेदारी अगर छोटा काम है तो उसमें भी है और जो बड़ा काम है उसमें भी है। संबंध अवधारणाएं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण, हस्तांतरण और विसंकेंद्रण से भिन्न है, जिसमें प्राधिकार के स्थानांतरण का अर्थ भी निकलता है। मतलब के शब्दों में विसंकेंद्रण प्रशासनिक कार्यवाही पर, हस्तांतरण राजनीति और न्यायिक कार्यवाही पर, विकेंद्रीकरण राजनीति, कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही पर आधारित है। जैसे पंचायती राज का अर्थ विकेंद्रीकरण है, जबकि जिला कलेक्टर के कार्यालय का अर्थ विकेंद्रीकरण है, विसंकेंद्रीकरण है। केंद्र से राज्यों को प्राधिकार का स्थानांतरण हस्तांतरण का सूचक है। यानी केंद्र जो है वो क्या है? राज्यों को प्राधिकार का हस्तांतरण, स्थानांतरण और हस्तांतरण सूचक है। यानी जो केंद्र है वही क्या करता है? राज्यों को अधिकार सौंपता है, उनको देता है। प्रकार, प्रत्यायोजन के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पूर्ण और आंशिक। पूर्ण क्या होता है? पूरा, और आंशिक बताइएगा कमेंट में। जब निर्णायक निर्णय और कार्यवाही करने की पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित को दी जाती है तो प्रत्यायोजन पूर्ण होता है। सौंपे गए काम के महत्वपूर्ण पहलुओं के विषय में जब प्रत्यायोजन को प्रत्यायोजित से सलाह लेनी पड़ती है तब यह आंशिक हो जाता है। यानी जब निर्णायक निर्णय और कार्यवाही करने की पूर्ण शक्ति प्रत्यायोजित को दे दी जाती है, कि जो प्रत्यायोजित है उसके पास क्या है? निर्णय लेने और कार्यवाही करने का पूरा अधिकार होता है, तो प्रत्यायोजन पूर्ण होता है। ठीक है, अधिकार पूरा हो जाता है। सौंपे गए काम के महत्वपूर्ण पहलुओं के विषय में जब प्रत्यायोजित को प्रत्यायोजन से सलाह लेनी पड़ती है तो ये क्या हो जाता है? आंशिक हो जाता है। सेकंड है सशर्त और बिना शर्त। यानी शर्त और बिना शर्त। जब प्रत्यायोजित के निर्णय और कार्य प्रत्यायोजक के नियंत्रण और सम्मति के अधीन हो तो प्रत्यायोजन सशर्त है, लेकिन जब प्रत्यायोजित बिना किसी आपत्ति के निर्णय लेने और कार्यवाही करने को आज़ाद है तो तब वह बिना शर्त है। यानी किसी कार्य के लिए करना है, उसमें सबकी सहमति चाहिए तो वो क्या है? सबकी शर्त है। और जिसमें किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, निर्णय करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है? बिना शर्त कार्य है। औपचारिक और अनौपचारिक। प्रत्यायोजन जब लिखित नियमों और आदेशों पर आधारित हो तो वो क्या है? औपचारिक। और जब परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित हो तो वो क्या है? अनौपचारिक। सीधा और माध्यमिक। प्रत्यायोजन किसी तीसरे व्यक्ति के शामिल न होने पर सीधा होता है, किंतु किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से होने वाला प्रत्यायोजन माध्यमिक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यायोजन के लाभ क्या हैं? प्रत्यायोजन सभी तरह के संगठनों के लिए कार्यात्मक रूप से अनिवार्य है, इसलिए इसकी आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला है श्रेष्ठतर पर से बोझ घटाना। जो अच्छा है ज़्यादा उस पे से क्या करना है? बोझ हटाना। सेकंड है प्रशासनिक अड़चनों में देरी को टालना। जो भी प्रशासनिक अड़चनें आ रही हैं, देरी होने का चांस है, उसको टालना। थर्ड पॉइंट है स्थानीय स्थितियों के अनुसार नीति और कार्यक्रम को अनुकूलित करना। फोर्थ है जिम्मेदारियां बांटने और निर्णय लेने की कला में अधीनस्थों को प्रशिक्षित करना। फिफ्थ पॉइंट है नेतृत्व की दूसरी पंक्ति विकसित करना। सिक्स पॉइंट है प्रक्रिया में जटिलता से निपटना, यानी विशेषज्ञों
को प्रत्यायोजन करना। 7 पॉइंट है कर्मचारियों में जिम्मेदारी और दिलचस्पी का बोध है वो बढ़ाना। 8 पॉइंट है शीर्ष स्तर पर कार्यों की अत्यधिकता से पार पाना। प्रत्यायोजन की सीमाएं कौन कौन सी हैं? हालांकि प्रत्यायोजन अनिवार्य और फायदेमंद है, लेकिन कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आप में निहित पूरे प्राधिकार को प्रत्यायोजित कर खुद को खाली नहीं कर सकता। उसे उस शक्ति संगठन के कार्य पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अपने खास रखनी है। इस तरह प्रत्यायोजन की हद मामले, परिस्थिति और जिम्मेदारियों की प्रकृति पर निर्भर करती है, जैसा कि MP शर्मा ने पहचान की है। किसने पहचान की है? MP शर्मा ने। निम्न शक्तियों का आमतौर पर प्रत्यायोजन नहीं होता है। तो वो बता रहे कौन कौन सी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट है पहली पंक्ति या ठीक नीचे के अधीनस्थों के कार्यों के पर्यवेक्षण की शक्ति। इसमें हम कोई भी उनकी जो अधिकार है उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। सेकंड है इस निश्चित मात्रा से ऊपर के खर्चे की अनुमति देने की शक्ति और सामान्य वित्त पर्यवेक्षण की शक्ति। थर्ड पॉइंट है नई नीतियों को सम्मित देने और पुरानी नीतियों से प्रस्थान करने की शक्ति। फोर्थ पॉइंट है नियम और कायदे बनाने की शक्ति। फिफ्थ पॉइंट है विशिष्ट उच्च नियुक्तियां करने की शक्ति। 6 पॉइंट है ठीक नीचे के अधीनस्थों के निर्णयों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने की शक्ति। अब प्रत्यायोजन में क्या क्या बाधाएं हैं? प्रत्यायोजन में आने वाली बाधाओं को 2 समूहों में बांटा गया है, सांगठनिक और व्यक्तिगत। सांगठनिक बाधाएं कौन कौन सी है? सुस्थापित सांगठनिक पद्धति, प्रक्रिया और नियमों की कमी। सेकंड पॉइंट है काम का अस्थिर और गैर दोहरावपूर्ण चरित्र। थर्ड पॉइंट है आंतरिक संचार के प्रभावी साधनों की कमी। फोर्थ पॉइंट है विशेष कार्यक्रमों की विकेंद्रीकरण आवश्यकताएं। फिफ्थ पॉइंट है संगठन के छोटे आकार और संकीर्ण भौगोलिक कवरेज। 6 पॉइंट है आंतरिक तालमेल के प्रभावी साधनों की कमी। 7 पॉइंट है जिम्मेदारी और प्राधिकार के शब्दों में सुपरिभाषित स्थितियों की कमी। 8 पॉइंट है निम्न स्तर के कर्मचारी की अक्षमता और निम्न योग्यता। 9 पॉइंट है कम न्याय के कारण संगठन की कम आयु। 10 पॉइंट है संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक रुकावटें। 11 पॉइंट है संगठन द्वारा झेली जाने वाली संकट की स्थितियां। और 12 पॉइंट है कार्य नियंत्रण के प्रभावी साधनों की कमी। अब है व्यक्तिगत बाधाएं। तो व्यक्तिगत बाधाएं क्या हैं? J.M. फिप्नर के अनुसार प्रत्यायोजन में आने वाली व्यक्तिगत बाधाएं निम्न हैं। किसके अनुसार? J.M. फिप्नर के अनुसार पदानुक्रमिक नेतृत्व की स्थिति पर पहुंचे व्यक्तियों का अहमवाद सामान्य से अधिक होता है। कि जो पदानुक्रमिक नेतृत्व में जो स्थिति होती है वहाँ तक जो व्यक्ति पहुँचे उनके अहमवाद क्या होते हैं, जो उनका अहंकार होता है वो अधिक होता है सामान्य से। सेकंड पॉइंट है वे डरते हैं कि दूसरे उचित निर्णय नहीं ले सकेंगे और उन्हें वांछित रूप से अंजाम नहीं दे पाएंगे। वे क्या करते हैं कि अगर दूसरे को दे दे निर्णय लेने के लिए तो उनको ये डर रहता है कि दूसरे निर्णय नहीं ले पाएंगे और उस कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है वे डरते हैं कि शक्तिशाली के बीच अनिष्ठावान और विध्वंसकारी शक्ति केंद्र विकसित हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है उत्साही, अति प्रेरित और शक्तिशाली व्यक्ति अधीनस्थों की धीमी रफ्तार और निर्णायकता को लेकर अधैर्यवान हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है लोक प्रशासन में राजनीतिक सरोकार
अक्सर प्रत्यायोजन को मुश्किल बना देते हैं। 6 पॉइंट है, मनुष्य की संस्कृति विरासत निरंकुश और पितृसत्तात्मक रही है, इसलिए प्रत्यायोजन की प्रथा आंशिक तौर पर संस्कृति परिवर्तन पर निर्भर है। 7 पॉइंट है, प्रत्यायोजन के काम में एक भावनात्मक परिपक्वता की आवश्यकता होती है जो सफल व्यक्तियों के बीच भी विरले ही रहती है। 8 पॉइंट है, नेतृत्व के प्रतीक गुण वे व्यक्ति गुण और विशेषता जो दूसरों को ध्यान खींचती है। प्रत्यायोजन के विचार दर्शन के साथ असंगत होते हैं। जो सफल होने का प्रयास करते रहते हैं उन्हें स्वयं को प्रभावी बनाना ही पड़ता है। 9 पॉइंट है, जो व्यक्ति प्रत्यायोजित होना चाहते हैं वे नहीं जानते कि यह कैसे करें। इसके कम से कम 2 कारण हैं। पहला है संगठन और प्रबंधन का विज्ञान अभी अपरिपक्व है और दूसरा क्या है कि उनके कार्य अनुभवों ने उन्हें प्रत्यायोजन करना नहीं सिखाया, क्योंकि अधिकांश संगठन प्रत्यायोजन में असफल रहते हैं। प्रत्यायोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? निम्नलिखित संगठनों का पालन प्राधिकार के प्रत्यायोजन को प्रभावी बना देता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रत्यायोजन विशिष्टीकृत और लिखित होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, प्रत्यायोजन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पद का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, अधीनस्थों की योग्यता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, प्राधिकार और जिम्मेदारी सहवसानी और परस्पर समान होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, प्रत्यायोजन उचित तौर पर योजनाबद्ध होना चाहिए। 6 पॉइंट है, प्रत्यायोजन को निर्देश की सामान्य श्रृंखला का अनुसरण करना चाहिए। 7 पॉइंट है, सुपरिभाषित नीतियों नियमों और प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। 8 पॉइंट है, संचार व्यवस्था को स्वतंत्र और खुला रखा जाना चाहिए। 9 पॉइंट है, प्रत्यायोजन के बाद एक प्रदर्शन मूल्यांकन तंत्र आना चाहिए। 10 पॉइंट है, प्रत्यायोजन को निर्देशों में एकता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। और 11 पॉइंट है, प्रत्यायोजन को उपयुक्त संसाधनों से मदद मिलनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। इसका अर्थ क्या है? शब्द की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से कहे तो पर्यवेक्षण सुपरविजन 2 शब्दों पर्याय और वेक्षण का योग है, जिसका अर्थ है देखरेख। क्या है? देखरेख। जैसे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरविजन करता है। अतः पर्यवेक्षण का अर्थ श्रेष्ठों द्वारा उनके अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख करना है। जो ऊंचे पद पे होता है और नीचे के जो लोग होते हैं उनकी देखरेख करना होता है। पर्यवेक्षण में विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे निगरानी, निर्देशन, नियंत्रण, मार्गदर्शन, निरीक्षण और तालमेल। शिक्षा संबंधी और परामर्श संबंधी पहलू भी इसके अंग हैं। इस तरह एक पर्यवेक्षण की भूमिका एक नेता की भूमिका से मिलती जुलती है। परिभाषा डेफिनेशन किसने दी है? तो हेनरी रीजनिंग पर्यवेक्षण दूसरों के कामों का प्राधिकार के साथ निर्देशन है। हेनरी रेनिंग कहते हैं कि पर्यवेक्षण दूसरों के कामों का प्राधिकार के साथ निर्देशन है। टेरी व फैक्लिन कहते हैं पर्यवेक्षण का अर्थ कर्मचारियों के प्रयासों और अन्य संसाधनों का मार्गदर्शन और निर्देशन करना ताकि वांछित कार्यों परिणाम प्राप्त किया जा सके। इनका क्या कहना है कि जो कर्मचारी है वो क्या कर रहे हैं, उनको कैसे मार्गदर्शन करना है, उनका निर्देशन करना है, यही सभी कार्य को क्या कहते हैं? पर्यवेक्षण कहते हैं। एम विलियमसन क्या कहते हैं? एम विलियमसन के अनुसार
पर्यवेक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें अपनी आवश्यकता अनुसार सीखने, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ज्ञान और कौशल का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में कर्मचारियों के निर्दिष्ट स्टाफ सदस्यों द्वारा मदद की जाती है ताकि वे काम अपने एजेंसी के लिए अधिक प्रभावी और संतोषजनक ढंग से कर सके। पर्यवेक्षण का सिद्धांत। संगठन के पदानुक्रमिक ढांचे यानी स्केलीय श्रृंखला में अंतर्निहित होता है। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर प्रत्येक कर्मचारी अपने श्रेष्ठ के पर्यवेक्षण के अंतर्गत होता है। इस परिप्रेक्ष्य में जे.एम. फिप्ना टिप्पणी करते हैं, एक दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण पदानुक्रम के उच्चतम स्तरों तक जाता है। ब्यूरो प्रमुख, प्रभागीय प्रमुख और पर्यवेक्षित करता है, जो स्वयं विभागीय प्रमुखों को पर्यवेक्षित करता है, जो कतारों को पर्यवेक्षित करता है। इस तरह प्राधिकार में मौजूद सभी व्यक्ति जो दूसरों के कार्य को नियंत्रित करते हैं वे संगठन के आधिकारिक पदानुक्रम से जुड़े पर्यवेक्षक होते हैं। ये आपको जो पर्यवेक्षक है, जो सुपरवाइजर है, वो हर कंपनी में मिल जाएंगे। तो इनका कार्य क्या होता है? जो अपने से नीचे कर्मचारी है उनको देख करना, उनको निर्देश करना, उनको आज्ञा देना, ये किसका काम होता है? सुपरवाइजर का। तो ये वही है आपका सुपरविजन। अब इसके चरण बताए हैं। चरण क्या है पर्यवेक्षक के? तो FM मार्क्स के अनुसार पर्यवेक्षक के काम के 3 चरण हैं। सबसे पहला है सारभूत या तकनीकी। इसका संबंध किए जाने वाले काम से होता है, यानी एक पर्यवेक्षक को अपने काम की तकनीकों और पद्धतियों से परिचित होना चाहिए। क्या उसका काम है, उससे उसको परिचित होना चाहिए। सेकंड है संस्थागत या वस्तुपरक। इसका संबंध प्रबंधन द्वारा तय नीतियों और प्रक्रियाओं से होता है, जिसके अनुसार ही काम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत या मानवीय। इसका संबंध कर्मचारियों को संभालने से है, अर्थात नीतियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा के अंतर्गत कामों को पूरा करने के लिए कार्य समूहों को प्रेरित करना है। J.D. मिलेट कहते हैं, पर्यवेक्षण के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला है एक एजेंसी के संगठक अंगों के बीच तालमेल बिठाना। सेकंड है यह सुनिश्चित करना कि एजेंसी की प्रत्येक इकाई सौंपे गए काम को पूरा करती है। जो एजेंसी की जो प्रत्येक इकाई है वो क्या है? सौंपे गए काम को पूरा करती है, इसका देखरेख करना। कार्य, पर्यवेक्षण के कार्य क्या है? तो G.D. हाल्सी के अनुसार पर्यवेक्षण के 6 घटक हैं। पहला है प्रत्येक काम के लिए उचित व्यक्ति का चुनाव करना। सेकंड है प्रत्येक व्यक्ति में उसके काम के प्रति रुचि पैदा करना और उसे वह काम करने का तरीका सिखाना। ये सारा काम किसका होता है? पर्यवेक्षक का काम होता है। थर्ड है यह निश्चित करने के लिए, क्या करने के लिए? कि यह निश्चित करने के लिए सिखाना कि पूरी तरह प्रभावी रहा है प्रदर्शन की माप और निर्धारण। फोर्थ पॉइंट है जरूरी हो वहाँ चीज़ों को दुरुस्त करना और कर्मचारियों को अधिक उपयुक्त काम पर स्थानांतरित करना या उन कामों को से हटाना जिन पर वे अप्रभावी सिद्ध हुए हैं। ये सारा काम कौन करेगा? पर्यवेक्षक करेगा, पर्यवेक्षक की देखरेख में होगा। 5th पॉइंट है जब भी प्रशंसा का मौका हो तो प्रशंसा करना और उसे अच्छे काम करने पर इनाम देना। 6 पॉइंट है कार्य समूह में प्रत्येक व्यक्ति को सामंजस्यपूर्ण ढंग से बिठाना। H. निसिन पर्यवेक्षक के 11 कर्तव्य की बात करते हैं। कौन कहते हैं? H. निसिन। पहला पॉइंट है अपने पद के कर्तव्य और जिम्मेदारियां समझाना। सेकंड पॉइंट है कार्य को करवाने की योजना बनाना। थर्ड पॉइंट है अधीनस्थों के बीच कार्य विभाजन करना और उन्हें करने में उनका निर्देशन या सहायता करना। फोर्थ पॉइंट है कार्य पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सुधारना।
5th पॉइंट है एक तकनीकी विशेषज्ञ और नेता के रूप में अपने कार्य को सुधारना। 6 पॉइंट है उनके काम में अधीनस्थों को प्रशिक्षित करना। 7 पॉइंट है कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। 8 पॉइंट है कर्मचारियों की गलतियों को सही करना और उनकी समस्याओं को सुलझाना और उनके बीच अनुशासन विकास करना। 9 पॉइंट है संगठन की नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में अधीनस्थों को जानकार बनाए रखना। 10 पॉइंट है सहकर्मियों के साथ सहकार और जब जरूरी हो उनकी सलाह और मदद लेना। 11 पॉइंट है अधीनस्थों के सुझावों और शिकायतों से निपटना। पर्यवेक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है एकल और बहुल, एक और अधिक। जब किसी संगठन के किसी सदस्य का पर्यवेक्षण केवल एक पर्यवेक्षक करे तो इसे एकल पर्यवेक्षण कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी संगठन के किसी सदस्य का कोई पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण करते हैं तो इसे बहुल पर्यवेक्षण या बहु पर्यवेक्षण कहते हैं। पहला हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित निर्देश में एकता के सिद्धांत पर आधारित, जबकि दूसरा F.W. टेलर द्वारा समर्थित कार्यात्मक फॉर्मनशिप के सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड है रेखा और कार्यात्मक। रेखा पर्यवेक्षण का अर्थ है निर्देशन की रेखा में लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण। क्या है रेखा पर्यवेक्षण का? कि रेखा एक निर्देश की रेखा में लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला नियंत्रण। यह स्वभाव से प्रत्यक्ष और निर्देशात्मक होता है और इसमें निरंकुश निर्देश शामिल होता है। इसके विपरीत जो कार्यात्मक पर्यवेक्षण है इसका अर्थ क्या है? O&M यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, अर्थात व्यक्ति, ऑडिटरों आदि जैसे विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला नियंत्रण एक स्टाफ कार्य होने के कारण ये प्रभावित करता है बजाय निर्देशित करने के। इस प्रकार ये स्वभाव से परामर्शीय है। सारभूत और तकनीकी। मिलेट ने पर्यवेक्षण को सारभूत और तकनीकी पर्यवेक्षण में वर्गीकृत किया है। पहले का संबंध एक एजेंसी द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कार्य से होता है, जबकि दूसरे का सरोकार काम करने में इस्तेमाल की गई पद्धतियों से है। तकनीक क्या है इसकी? J.D. मिलेट ने पर्यवेक्षण की 6 तकनीकें का सुझाव दिया है। सबसे पहला है व्यक्तिगत योजनाओं का पूर्ण अनुमोदन। अधीनस्थ इकाइयों यानी जो फील्ड स्तरीय एजेंसियां हैं को नीति की रूपरेखा से बाहर कोई भी पहल लेने से पहले उसे श्रेष्ठ प्राधिकार यानी हेडक्वार्टरों से अनुमोदित करा लेना चाहिए। भारत में विकास का प्रोजेक्टों को न केवल विभाग प्रमुख से पूर्व अनुमोदन की जरूरत होती है बल्कि वित्त मंत्रालय का भी अनुमोदन होना चाहिए। पूर्व अनुमोदन की यह व्यवस्था श्रेष्ठ पद पर आसीन व्यक्तियों को कार्य करने वाली इकाइयों के इरादों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने और उसके कार्यों पर व्यापक नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बनाती है। सेकंड पॉइंट है सेवा मानकों का प्रवर्तन। श्रेष्ठ प्राधिकार अधीनस्थ एजेंसियों के पूरा करने के लिए कुछ निश्चित मानक या लक्षण का सुझाव देता है। ऐसे सेवा मानक ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होते हैं कि काम करने वाली एजेंसियों द्वारा काम स्वस्थ व सही ढंग से किया जा रहा है। कामों पर बजटीय सीमाएं। बजटीय प्रबंधन आवंटन एक निश्चित समय सीमा में सक्रिय इकाइयों द्वारा संभाले जाने वाले कामों के आकार को तय करता है। ये इकाइयां इन बजटीय सीमाओं में ही काम करती है जो उच्चतर प्राधिकार द्वारा निर्धारित होती है।
इस प्रकार वे जब जितना चाहे उतना पैसा खर्च करने के लिए आज़ाद नहीं होती है। कार्य बजट आवंटन प्राधिकार को सौंपने और स्थानीय पहल को प्रोत्साहित करने की एक पद्धति है, जबकि वह सक्रिय इकाइयों के कार्य के आकार पर एक केंद्रीकरण और केंद्रीय नियंत्रण को कायम कर रखती है। कि यानी जो बजटीय है उसमें भी वो ये नहीं कर सकती कि जितना चाहे उतना पैसा खर्च करे, इसके लिए वो आज़ाद नहीं है। जितना लगेगा उतना ही वो खर्च करना है। अधीनस्थ कर्मचारी का अनुमोदन अपने द्वारा की गई कुछ विशेष महत्वपूर्ण नीतियों का पूर्व अनुमोदन करके उच्चतम प्राधिकार अधीनस्थ इकाइयों पर नियंत्रण कर सकता है। यह व्यवस्था श्रेष्ठ प्राधिकार की सक्रियता स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को पर्यवेक्षित करने और सक्रिय एजेंसियों पर अपने योग्यता मानक लागू करने में मदद करती है। थर्ड पॉइंट है कार्य प्रगति पर जवाबदेही व्यवस्था। श्रेष्ठ प्राधिकार गतिविधियों की नियमित या विशेष रिपोर्ट की मांग करके सक्रिय इकाइयों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है। ऐसी रिपोर्टों में दी गई सूचना के आधार पर वह सक्रिय इकाइयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है और उनकी गतिविधियों को नियंत्रण कर सकता है। नतीजों की जांच पर्यवेक्षण की सबसे पुरानी तकनीकों में से एक है, इसलिए लोक प्रशासन का एक अभिन्न अंग रही है। यह निम्नलिखित उद्देश्यों की सेवा करती है। इसके क्या है? निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहला है जानकारी प्राप्त करना। सेकंड है यह जानना कि मौजूदा विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड पॉइंट है प्रबंधन के उद्देश्य और इरादे के बारे में स्पष्टीकरण करना या स्पष्टीकरण देना। फोर्थ पॉइंट है प्रदर्शन मूल्यांकन में सहायता करना। फिफ्थ पॉइंट है शीर्ष प्रबंधन को उन समस्याओं से परिचित कराना जिनका सामना अधीनस्थ स्तर के प्रबंधन को करना पड़ता है। सिक्स पॉइंट है संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों को निर्देशित और मार्गदर्शित करना। 7 पॉइंट है परस्पर पहचान और विश्वास के व्यक्तिगत संबंध बनाना। 8 पॉइंट है सक्रिय इकाइयों की प्रभाविकता बढ़ाना। इस प्रकार जांच प्रबंधन को अधीनस्थ इकाइयों के कार्यों की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करने में मदद करती है, लेकिन साधारणतः इसका प्रयोग गलतियों की खोज करने के बजाय तथ्यों की खोज में होता है। जांच का काम अन्वेषण के काम से काफ़ी भिन्न होता है। मिलेट कहते हैं अन्वेषण का उद्देश्य कथित या संदिग्ध तौर पर प्रबंधन प्राधिकार के दुरुपयोग की पड़ताल करना है। इसका सरोकार व्यक्तिगत दुराचार अक्सर अपराधी प्रकृति के दुराचार से होता है। वे जोड़ते हैं कि जांच महज पर्यवेक्षण की प्रक्रिया की एक अंग है। कि अगर जांच की बात की जाए तो वो ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं अपराधी प्रकृति का होता है, दुराचार के लिए जांच की जाती है, बट ये ऐसा नहीं है। जांच है हर पर्यवेक्षण की एक प्रक्रिया होती है, उसका महत्वपूर्ण अंग होता है। पहले यह एक नकारात्मक भूमिका है, फिर बाद में होने वाली समीक्षा है। इसमें दूसरा ज़्यादा सकारात्मक है और कार्य के पहले और बाद दोनों चरणों में सरोकार रखता है। इस प्रकार जांच और अन्वेषण पर पर्यवेक्षण की प्रक्रिया के अंग हैं, जो निश्चित रूप से एक ज़्यादा व्यापक शब्द है। लिक्टस की पर्यवेक्षीय शैली क्या है? रेसिस लिक्टस के मिशिगन अध्ययनों ने साबित किया कि पर्यवेक्षण द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पर्यवेक्षण जितना ज़्यादा सामान्य प्रकृति का होगा, कार्य समूह के उत्पादन का स्तर उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत पर्यवेक्षक का पर्यवेक्षण जितना संकीर्ण होगा, कार्य समूह के
उत्पादन का स्तर उतना ही नीचे होगा। उन्होंने ये भी पाया कि जब भी पर्यवेक्षक कर्मचारी केंद्रित होते हैं, यानी लोगों के प्रति वास्तविक सरोकार रखते हैं, कर्मचारियों का उत्पादन उन जगहों से ज़्यादा होता है जहां पर्यवेक्षक उत्पादन केंद्रित होते हैं, यानी दिए गए मानकों पर काम के संपन्न होने से अधिक सरोकार रखते हैं। इन खोजों के आधार पर लिक्टस ने पर्यवेक्षण को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, कार्य केंद्रित और कर्मचारी केंद्रित। इन दोनों श्रेणी की विशेषताओं आप तालिका में देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।